हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने द्रव्य के भौतिक गुण से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। बच्चे, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस द्रव्य के भौतिक गुण से संबंधित होंगे और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। जानते हैं कि नहीं? ठोस, द्रव और गैस। तो इस ठोस, द्रव और गैस से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। इनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिए। हालांकि इनकी क्वेश्चन संख्या जो है मात्र और मात्र 10 है। इस वीडियो के अंदर अगर और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं तो उनको हम और भी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बेफिक्र रहें इन बातों से। बच्चे, ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है किसके लिए? असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, स्टेट में हो जाए या सेंट्रल में हो जाए, सभी के अंदर ये वीडियो के जो क्वेश्चन हैं वो हेल्पफुल साबित होंगे। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को। और मैं सबसे पहले लेके चलूंगा आप लोगों को पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न देखिए क्या पूछा है। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या हो जाता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बात समझ आ गई? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कितना? अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो बच्चा ध्यान रखेंगे, अगर वो अपने भार के बराबर पानी हटाती है, कितना? अपने भार के बराबर पानी हटाती है, तो वह जल में नहीं डूबती है। कौन? नाव हुआ या जहाज हुआ। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही ये बात कही जा रही है कि अगर कोई वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो वह क्या करती है? अपने ही भार के बराबर भार का द्रव विस्थापित करती है, हटाती है। बात समझ आ गई? चलिए, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चे, ये जो आप पूरा इंटरफेस देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानविद अरुण टेलीग्राम चैनल को। वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वहां आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं एमसीक्यूज के रूप में। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो जाके ज़रूर फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसको? टेलीग्राम चैनल को। और लुत्फ उठाइएगा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। क्या कारण है इसका? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए तैरता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है इसलिए तैरता है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे, आप जानते हैं तेल, मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन की बात चल रही है और पानी के ऊपर तैर लेता है। देखा होगा आपने जनरली। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका ध्यान रखेंगे। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। किसका? कैरोसिन का। अच्छा, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि पानी का घनत्व कितना होता है बच्चे। पानी का घनत्व माना जाता है 997 लीटर प्रति मीटर क्यूब। लीटर प्रति मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब के आयतनाकार बॉक्स में, ये मैं एक आयतनाकार बॉक्स बनाने की कोशिश कर लेता हूं और ये 1 मीटर क्यूब है, यानी कि 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। तो इस क्यूब के अंदर 997 लीटर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। बात समझ आ गई? पानी आ जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि लगभग 900 लीटर 900 लीटर क्या 900 लीटर 1 मीटर क्यूब में क्या आ सकता है? कैरोसिन तेल आ सकता है। तो अगर हम 997 को देखें तो लगभग 1000 के आसपास की संख्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब और ये 900 लीटर प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व किसका कम है? कैरोसिन का। और ज़्यादा किसका है? पानी का। इस वजह से कैरोसिन क्या हो जाता है? पानी के ऊपर आसानी से तैर जाता है। बहुत जनरली आपने ये प्रैक्टिकल देखा होगा। अगले प्रश्न में देखिए कि गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान होता है क्योंकि
गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। और ये टिक हो गया गलती से, ये तो होगा ही नहीं है ना। आगे देखो, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, प्रेशर डालती है। इसकी वजह से गुब्बारा जो है वो नाखून की तुलना में सुई से जल्दी कट जाता है, आसानी से फट जाता है। अब ये देखो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। P इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, P इक्वल्स टू F अपॉन A होता है। यहाँ पर P क्या है तो बच्चे ध्यान रखेंगे, P बराबर है प्रेशर यानी कि दाब। F क्या है तो बच्चे F बराबर ध्यान रखेंगे बल है यानी कि फोर्स है। और A बराबर क्या है तो A बराबर है क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। ठीक है, A बराबर है क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर बल की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रेशर यानी कि दाब की मात्रा भी बढ़ जाती है। बल की मात्रा कम की जाए तो दाब की मात्रा भी कम हो जाती है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, और अगर क्षेत्रफल की मात्रा कम की जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए आप, पूरा संबंध है P इक्वल्स टू F अपॉन A, यानी कि P F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P A के एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है। उल्टा रिलेशन है A और P के बीच में। तो जहां यहां देखो आप, अगर हम सुई से काटते हैं गुब्बारे को तो सुई का क्षेत्रफल जरा सा होगा, सुई बारीक होगी। सुई क्षेत्रफल कम होगा तो क्षेत्रफल सुई का कम होने की वजह से दाब ज्यादा लगेगा, और दाब ज्यादा लगेगा आसानी से कट जाएगा। लेकिन अगर नाखून से काटें तो नाखून का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली निडल या सुई के अपेक्षा में। ठीक है, सुई के अपेक्षा नाखून का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो दाब कम लगा पाएगा और आसानी से गुब्बारा नहीं कटेगा। कट तो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक टेलीग्राम चैनल का है वहां पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलते रहें। हर एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सब हिंदी हिंदी सब कुछ। हाँ, चिंता ना करो। अगला प्रश्न देखें, जब किसी झील की तली से उठकर हवा का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बच्चे ये आकार पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे आकार उसका बढ़ जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? आकार बढ़ जाता है जब झील की सतह से ऊपर की ओर आता है पानी का बुलबुला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, आकार बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर दाब से कम होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो पानी के अंदर वाले दाब से कम होता है। पानी के अंदर दाब ज्यादा होगा, है ना भाई। पानी के अंदर जो दाब होगा, मैं ऑफलाइन क्लासेस में बता चुका हूँ, पानी के अंदर, द्रव के अंदर जो दाब लगता है वो वायुमंडलीय दाब के साथ ऐड हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी लग रहा है, द्रव का दाब भी लग रहा है, रो जी एच वाला, रो जी एच वाला। तो ये टोटल दाब ज्यादा दाब है किसकी अपेक्षा? जब केवल प्रेशर होगा किसका? एटमॉस्फेयर का, यानी कि केवल वायुमंडलीय दाब होगा। तो यहां देखो, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है या फिर द्रव प्लस वायुमंडल का दाब ज्यादा है? तो द्रव प्लस वायुमंडल का दाब ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का यानी कि वायुमंडल का दाब कम होगा। तो पानी का बुलबुला जब पानी के अंदर होगा तो वो दाब की वजह से छोटे आकार का होगा, और जैसे ही वो बाहर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, तो वो दाब की वजह से, दाब कम हो जाने की वजह से उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोलो, बात समझ आ गई? समझ आ गई है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं क्यों? क्यों होती हैं? तो ये प्रश्न का सीधे सीधे आंसर याद कर लेना, जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती हैं, जल के पृष्ठ तनाव के कारण, उसके सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, पृष्ठ तनाव उसको खींचे रखता है, उसके जो सरफेस है उसको दबाए रखता है, अपनी ओर सिकोड़े रखता है। पृष्ठ तनाव किसका भौतिक गुण है? तो ध्यान रखेंगे, द्रव का भौतिक गुण है। पृष्ठ तनाव ना तो गैसों में पाया जाता है ना ही ठोसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत है? देखो, बड़ा पूछा जाता है सवाल। मौसम तूफानी होगा, इसका संकेत है। मौसम शांत होगा, मौसम बरसाती होगा, या मौसम बादल युक्त होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मौसम
तूफानी होगा, बहुत तेजी से तूफान आने वाला है। ये बात संकेत देता है कौन? वायुदाब मापी, जो एटमॉस्फेयर को नापने का जो यंत्र है, बैरोमीटर। बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब उसका पैमाना, अचानक से नीचे की ओर गिर जाए, अचानक से एकदम बहुत तेजी से, तो क्या हो जाता है? मौसम तूफानी होने वाला है, बारिश नहीं, तूफान आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है, गिरावट हो रही है, अचानक नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है, स्लोली हो रही है, तो इसका मतलब मौसम कैसा रहने वाला है? बरसाती रहने वाला है। ये बात ध्यान रहेगी। मौसम बरसाती कब होता है? जब धीरे धीरे गिरावट हो और अचानक से गिरावट हो तो तेज तूफान आने वाला है ना। अगला प्रश्न देखो, केरोसिन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है? किस कारण से तेल जो है केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ पाता है? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका कारण होता है केशिकात्व। ठीक है, केशिकात्व की घटना, ये बात ध्यान रखें। देखो बहुत सारे नालायकों ने प्रश्न तनाव लगा रखा है, केशिकात्व इसका आंसर है। तो केशिकात्व में क्या होता है कि केश नली, महीन महीन नलियां होती हैं, महीन महीन नलियां, तो उन केश नलियों के माध्यम से कोई भी द्रव क्या हो जाता है? ऊपर या नीचे की ओर चढ़ जाता है। अच्छा, ऊपर नीचे चढ़ना किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर निर्भर करता है। जितनी कम त्रिज्या होगी उतनी हाइट तक जाएगा कौन? कोई भी द्रव, है ना, केश नली में। बात समझ आ गई। अगला देखो, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखेंगे, आयतन घट जाता है। जी हाँ बच्चे, आयतन घट जाता है बर्फ के पिघलने से। अगर बर्फ है तो ठोस है, पिघल के क्या बनता है? द्रव बनता है। तो ठोस से द्रव में कन्वर्टेशन होने पर हमेशा ध्यान रखना आयतन बढ़ता है। लेकिन एक बर्फ और कह सकते हो आप जल, इसका अपवाद होता है। अगर बर्फ पिघलती है तो बर्फ से जल बनने पर आयतन घटता है, बाकी सभी ठोसों का द्रव बनने पर आयतन बढ़ेगा, लेकिन बर्फ का जल बनने पर आयतन घटेगा। ये याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है या बराबर होता है? बेटा साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब है ना, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, समझे, अधिक होता है। कम होगा तो कम होते ही बुलबुला फट जाएगा। ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा, ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा, अंदर प्रेशर कम है तो बुलबुला फट जाएगा, है ना। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपने वीडियो देखा ये, और इस वीडियो से जो भी कुछ आपने सीखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना कि भैया हमने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, मतलब जो भी कुछ सीखा है, कुछ ज्ञान मिला है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप ज्ञान विद अरुण चैनल देख रहे हैं। अब देख लो, इसको थोड़ा सा समझ लो। अब ये एक बुलबुला हमने बनाया साबुन का, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? तो भैया इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, ताकि ये बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल पाए, है ना। लेकिन जैसे इसका प्रेशर कम होने लगेगा, जैसे इसका प्रेशर कम होने लगेगा, बाहर का वायुमंडलीय दाब ज्यादा होने लगेगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, ये फट जाएगा, जीरो हो जाएगा कतई। है, बात समझ आ गई? चलो भैया, खत्म कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को नहीं। वीडियो को तो लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे।